मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे भावत भावम नियम के अनुसार जब कोई ग्रह कुंडली में जिस भाव का स्वामी है उस भाव से उतने ही स्थान आगे जब वो स्थित होता है तब जिस भाव का स्वामित्व अपने पास रखता है उससे संबंधित कैसा फल देगा, आज हम इस पर विचार करेंगे। मित्रों, भावत भावम सिद्धांत जो होता है वो एक्चुअल में 2 लेवल कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब कुंडली में जिस भाव का हम एनालिसिस करते हैं, जिसके फल को स्पष्ट करते हैं, उसको लेकर के जो भी अगर कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, तो भावत भावम सिद्धांत ये कहता है कि कुंडली में उस भाव का अध्ययन, उस भाव की एनालिसिस तो हमें करनी ही है। साथ में जिस नंबर का कुंडली में वो भाव है उस भाव से उतने ही स्थान आगे जो भाव आएगा हम उसकी भी एनालिसिस करेंगे, तब जाके हमारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे भावत भावम नियम के अनुसार कुंडली में जो ग्रह जिस भाव का स्वामित्व है, जिस भाव का स्वामी है, उस भाव से जब वो उतने ही स्थान आगे जब किसी भाव में जब वो स्थित होता है तो जिस भाव का स्वामित्व उसके पास होता है उससे संबंधित वो फल कैसा देता है। मित्रों, भावत भाव नियम ये कहता है कि कुंडली में जो ग्रह जिस भाव का स्वामी है जब वो उस भाव से उतने ही स्थान आगे जब कुंडली में स्थित होता है तो जिस भाव का स्वामित्व उसके पास है उससे संबंधित जिन भी फलों का विचार किया जाता है, उस भाव के जो भी कारक तत्व होंगे उसमें वृद्धि हो जाती है, उसके फलों में बढ़ोतरी हो जाती है। अब अगर वो शुभ भाव का स्वामी होगा तो शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी, शुभ फलों में वृद्धि होगी, और अगर वो अशुभ भाव का स्वामी होगा तो फिर अशुभ फलों में वृद्धि होगी। भावत भाव नियम ये कहता है, भाव भाव नियम और भाव भाव सिद्धांत ये कहते हैं कि कुंडली में जब हमें लग्न का एनालिसिस करना होगा तो पहले से पहला हमें लग्न की एनालिसिस करनी होगी। अब जब हमें कुंडली में दूसरे भाव के एनालिसिस करना है, धन भाव के एनालिसिस करना है, तो धन भाव के एनालिसिस तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में दूसरे से दूसरे तीसरे भाव की भी एनालिसिस करेंगे। फिर आगे भाव भाव सिद्धांत में ये कहता है कि अगर कुंडली में जब हम तीसरे भाव की एनालिसिस करेंगे तो तीसरे भाव के साथ तीसरे भाव से तीसरा पंचम भाव की भी एनालिसिस करेंगे। और आगे की बात करें तो कुंडली में जब हम चतुर्थ भाव की एनालिसिस करते हैं तो चतुर्थ भाव के साथ साथ चौथे से चौथा सातवें भाव की भी एनालिसिस करेंगे। उसी प्रकार जब कुंडली में हम पंचम भाव की एनालिसिस करेंगे तो पंचम भाव के एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे, साथ में पंचम से पंचम नवम भाव की भी एनालिसिस करेंगे। उसी प्रकार से जब हम कुंडली में छठे भाव की एनालिसिस करेंगे तो छठे से छठे 11वें भाव की भी एनालिसिस करेंगे। ये 2 लेवल का कंफर्मेशन सिस्टम है। अगर हमें किसी भी भाव के फल को लेकर कोई डाउट है तो उसको हम भाव भाव सिद्धांत के माध्यम से रिमूव कर सकते हैं। अगर जिन भी दोनों भाव का अध्ययन किया जा रहा है वो दोनों भाव अगर बली हैं तो उससे संबंधित जो भी फल प्राप्त होने हैं जातक वो जीवन में भरपूर मात्रा में पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। अगर दोनों भाव में से कोई एक भी भाव निर्बल है तो एवरेज मात्रा में फल प्राप्त होंगे, और अगर दोनों भाव कमजोर हैं तो उस भाव से संबंधित जो भी फल तत्व होंगे जातक को उसको लेकर के जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसी प्रकार आगे हम बात करें तो कुंडली में सप्तम भाव की जब हम एनालिसिस करेंगे तो सप्तम से सप्तम लग्न की भी एनालिसिस करेंगे। उसी प्रकार से जब हम कुंडली की 8वें भाव की एनालिसिस करेंगे तो 8वें से 8वें तीसरे भाव की भी एनालिसिस करेंगे। उसी प्रकार से जब हम कुंडली के 9वें भाव की एनालिसिस करेंगे तो 9वें से 9वें पंचम भाव की भी एनालिसिस करेंगे। और उसी प्रकार से जब हम कुंडली में 10वें भाव की एनालिसिस करेंगे तो 10वें से 10वें 7वें भाव की भी एनालिसिस करेंगे। और जब हम कुंडली में 11वें भाव की एनालिसिस करेंगे तो 11वें से 11वें 9वें भाव की भी एनालिसिस करेंगे। और जब हम कुंडली में 12वें भाव की एनालिसिस करेंगे तो 12वें से 12वें 11वें भाव की भी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कुंडली में जिस भाव की एनालिसिस करते हैं उस भाव से उतने ही स्थान आगे जो भाव होता है हम उसका भी अध्ययन करते हैं किसी निश्चित कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए। अगर दोनों भाव बली हैं तो जिन भी फल तत्वों का हम विचार कर रहे हैं, उस भाव से संबंधित जिन भी फलों का हम विचार कर रहे हैं उससे संबंधित पूर्ण फल जातक को मिलेगा। तो मित्रों, आज हमारा चर्चा का विषय यह है कि जो भाव का जिस भाव का कुंडली में जो स्वामी है, जो ग्रह कुंडली में जिस भाव का स्वामी है वो अपने भाव से जब उतने ही स्थान आगे होता है, स्थित होता है, तो जिन भी भाव का स्वामित्व उसके पास है उससे संबंधित फलों में वृद्धि कर देंगे, बढ़ोतरी कर देंगे। अब अगर इसको हम समझाने के लिए आपसे कहें कि अगर लग्न स्थान का मालिक अगर लग्न में है तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास प्रचुर मात्रा में होगा, व्यक्ति की शारीरिक कद गांठियां अच्छी होगी, उसका ब्रेन से वो स्ट्रांग होगा, तीक्ष्ण बुद्धि का होगा,
मनोबल उसका ऊंचा होगा और वो जातक अपने जीवन में यश कीर्ति प्राप्त करेगा। और इसी प्रकार से जब हम कुंडली में देखें कि दूसरे भाव का स्वामी जब कुंडली में दूसरे से दूसरे तीसरे भाव में स्थित होता है तो ये प्रकार का धनियों का निर्माण करता है। इसका मतलब ये होता है कि जातक के जीवन में धन अच्छी मात्रा में उसे प्राप्त होगा, अपने पराक्रम से वो धन अर्जित करेगा और कुटुंब का सुख उसे अच्छा मिलेगा। इसी प्रकार से कुंडली में जब तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे पंचम भाव में स्थित होता है तो उसका मतलब यह होगा कि जातक की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, जातक को भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, जातक करेजियस होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा। और जिन भी कारक तत्वों का हम तीसरे भाव से विचार करते हैं उन सब का जातक को बहुत अच्छी मात्रा में फल अपने जीवन में प्राप्त होगा, पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं जब कुंडली में हम चौथे भाव की स्वामी जो होता है, चौथे भाव का स्वामी अगर चौथे से चौथे सातवें भाव में स्थित होता है तो उसका मतलब यह होता है कि जातक को अपने जीवन में घर मकान का सुख अच्छा मिलेगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा, गाड़ी वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा। मतलब जिन भी तत्वों का विचार, जिन भी कारक तत्वों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं उनका पूर्ण रूप से बड़ी अच्छी मात्रा में फल जातक को अपने जीवन में प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम बात करें जब कुंडली में पंचम भाव का स्वामी अपने से पंचम अर्थात नवम भाव में स्थित हो तो उसका मतलब यह होता है जातक के पास शार्प इंटेलेक्चुअलिटी होगी, तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी होगा, उसे एजुकेशन अच्छी प्राप्त होगी, संतान का सुख अच्छा प्राप्त होगा। मतलब जिन भी कारक तत्वों का, जिन भी फलों का विचार हम पंचम भाव से करते हैं उसका जातक के जीवन में पूर्ण रूप से उनका फल मिलेगा, 100% उनका फल मिलेगा। और जब अब कुंडली में छठे भाव का स्वामी छठे से छठवां 11वें भाव में बैठ जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि जातक को रोग व्याधियां जीवन में हो सकती हैं, जातक जीवन में संघर्षशील होगा, शत्रुओं को पराजित करने वाला होगा, कर्ज, शत्रु, वाद विवाद और मुकदमों से लाभ कमाने वाला होगा। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं कुंडली में 7वें भाव का स्वामी अपने से 7वें लग्न में स्थित होता है तो जातक को वैवाहिक सुख अच्छा प्राप्त होता है, जातक को पार्टनरशिप अच्छी मिलती है लाइफ में। अगर वो पार्टनर से संबंधित कोई व्यापार करता है तो उसको उसमें सक्सेस मिलती है, जातक को व्यापार में अच्छी सफलता मिलती है। मतलब 7वें भाव से जिन भी फल तत्वों का विचार हम करते हैं, जिन भी कारक तत्वों का विचार करते हैं उनसे संबंधित जातक को जीवन में काफी अच्छा फल प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं कुंडली में जब अष्टम भाव का स्वामी अपने से 8वें अर्थात तीसरे भाव में बैठ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 8वां भाव काफी मजबूत हो गया, 8वां भाव काफी स्ट्रांग हो गया। इसका मतलब होता है कि जातक को अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, जातक आलसी स्वभाव का हो सकता है, जातक को भाई बहनों के सुख में कमी हो सकती है, जातक को रोग वगैरह कष्ट वगैरह भी हो सकते हैं और उसके भाग्य में कमी भी आ सकती है। अब हम बात करते हैं जब कुंडली में 9वें भाव का स्वामी अपने से 9वें पंचम भाव में स्थित होता है, इसका मतलब ये होगा कि जातक बहुत धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, ईश्वर में उसकी गहरी आस्था होगी, विद्वान होगा, पूजा पाठ करने वाला होगा, नेक रास्ते पर चलने वाला होगा, नैतिक आधार पर काफी चरित्रवान होगा, सदाचारी होगा। मतलब जिन भी फल तत्वों का हम 9वें भाव से विचार करते हैं उनको जातक को पूर्ण रूप से उनका फल प्राप्त होगा 100%। जिन भी तत्वों का हम 9th हाउस से विचार करते हैं, जो भी कारक तत्वों का हम 9th हाउस से विचार करते हैं उसका जातक के जीवन में पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। अब कुंडली में जब 10वें भाव का स्वामी अपने से 10वें अर्थात 7वें भाव में स्थित होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जातक को अपने कैरियर संबंधित फील्ड में अच्छी सफलता मिलती है, जातक हायर लेवल की पोस्ट को प्राप्त करता है, उच्च पद प्राप्त करता है, अपने जीवन में यश कीर्ति प्राप्त करता है, व्यापार करता है तो उसमें भी अच्छी सफलता प्राप्त करता है, पिता का अच्छा सुख मिलता है, समाज में यश कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। मतलब जिन भी कारक तत्वों का, जिन भी फल तत्वों का हम विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं उसका जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। और कुंडली में जब 11वें भाव का स्वामी अपने से 11वें 9वें भाव में स्थित होता है तो जातक को ये मतलब होता है कि जातक को आय जो होगी वो निरंतर बनी रहेगी, आय में निरंतर वृद्धि होती रहेगी और आय के मामले में भाग्य हमेशा उसका साथ देने वाला होगा और दिनों दिन उसके जीवन में आय की निरंतर वृद्धि होती जाएगी। मतलब जिन भी फल तत्वों का हम कुंडली के 11वें भाव से विचार करते हैं उनका पूर्ण रूप से जातक को अपने जीवन में फल प्राप्त होगा। मतलब 11वें भाव से संबंधित जिन भी कारक तत्वों का हम विचार करते हैं उनसे संबंधित पूर्ण रूप से जातक को फल अपने जीवन में प्राप्त होगा। और जब कुंडली में 12वें भाव का स्वामी अपने से 12वें अर्थात एकादश भाव में स्थित होता है तो उसका मतलब यह होता है कि जातक के व्यय बढ़े होंगे, जातक को खर्चे ज्यादा होंगे, एक्सपेंसेस उसके ज्यादा होंगे, सेविंग में प्रॉब्लम आएगी,
इश्यूज में, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी और जातक को संघर्ष अपने जीवन में करना पड़ेगा और पेट से संबंधित परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। मतलब 12वें भाव से संबंधित जो भी शुभ और अशुभ फल होते हैं वो जातक के जीवन में उनकी पूर्ण रूप से प्राप्ति होगी, पूर्ण रूप से उनका फल प्राप्त होगा। अशुभ फल में वृद्धि होगी, जो भी 12 भाव के जो अशुभ भाव है, अशुभ तत्व होते हैं उनमें भी वृद्धि होगी और जो शुभ फल उसमें भी वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कुंडली में जिस भाव, जो ग्रह जिस भाव का स्वामी है, जब वह उतने ही भाव, उतने ही स्थान आगे कुंडली में किसी भाव में जब स्थित होता है, तो जिस भाव का स्वामी तो उसके पास है, उनके फल तत्वों में, उनके कारक तत्वों में वृद्धि हो जाएगी। अगर वो शुभ भाव का स्वामी है तो शुभ फलों में वृद्धि होगी, और अगर अशुभ भाव का स्वामी है तो फिर अशुभ फलों में वृद्धि होगी। तो भावोद्भाव सिद्धांत हमें 2 लेवल कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हम ये जिस भाव का एनालिसिस करते हैं उसकी एनालिसिस तो करते हैं, साथ में उस भाव से उतने ही स्थान आगे जो भाव होता है उसकी भी एनालिसिस करते हैं, तब जाके हम किसी निश्चित कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। और मित्रों, कंटिन्यूसली लाइक बनाते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।